नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नाक तक चाइना के कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है, जहां पर पाकिस्तान के सैनिकों को चाइना के मजदूरों ने जमकर पीटा है। दरअसल दोस्तों, इसी के साथ आपको बताएंगे कि चाइना ने गलवान घाटी में झड़प से 1 महीने पहले बड़ी साजिश की थी और इसकी तैयारी कर रखी थी, लेकिन भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह से साजिश को नाकाम कर दिया। आखिर दोस्तों क्या बड़ी साजिश की गई थी, इसकी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में सब कुछ मुमकिन है और पाकिस्तान चाइना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शासनकाल एक डरावने सपने की तरह है, तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दरअसल दोस्तों आपके लिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर चाइना के मजदूरों ने पाकिस्तान के सैनिकों को जमकर पीटा है। हम आपको बता दें कि चाइना की गुलामी में पाकिस्तान कुछ इस कदर डूब चुका है कि अब चाइना के मजदूर सैनिकों को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर पाकिस्तान की सरकार की मुंह से एक चू नहीं निकला। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान चीन आर्थिक गलियारा यानी सीपैक में काम पर लगे हुए चीनी मजदूरों के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को जमकर पीटा गया है और ये मामला सामने आया है, जहां पर इस संबंध में लेफ्टिनेंट कर्नल इमरान कासिम ने वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखते हुए कहा कि चीनी कर्मचारियों से दुर्व्यवहार न करे। दरअसल दोस्तों, चाइना के मजदूरों ने पाकिस्तान की सैनिक को पीट दिया, लेकिन चाइना के सैनिकों को चुनौती देने की बजाय पाकिस्तान अपने ही सैनिकों को संयम रखने के लिए कह रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि कर्ज में जहां पर पूरी और पाकिस्तान डूबा हुआ है और ऐसे में अपनी पूरी प्रतिष्ठा खो चुका है और यहां तक कि अपनी सेना की प्रतिष्ठा नहीं बचा पा रहा है। ऐसे में दोस्तों, कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान जल्द ही चाइना की कॉलोनी बन जाएगी और पाकिस्तान पर चाइना का शासन होने वाला है और इस तरह की घटना सीधे तौर पर ऐसे संकेत देते हैं। दरअसल दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गलवान में झड़प से महीनों पहले चीन ने की थी बड़ी साजिश, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल दोस्तों, गलवान वैली में भारतीय सेना के जवानों के साथ चीनी सैनिकों की झड़प को लेकर यह खुलासा हुआ है, जहां पर यह केवल एक संयोग नहीं था, बल्कि चीन इसकी सुनियोजित तैयारी कर रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और भारत की सुरक्षा एजेंसी की अलग अलग रिपोर्ट में यह साफ कर दिया गया है कि चीन ने फिंगर 4 से लेकर गलवान और हॉट स्प्रिंग एरिया में घुसपैठ करने के लिए पहले ही बड़ी तैयारी कर रखी थी। इसके अलावा चीन ने कई आधुनिक हथियारों को कुछ इलाकों के अंदर तैनात कर रखा था। इस साल अप्रैल महीने के अंदर सैटेलाइट इमेज में इसका खुलासा हुआ है। सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से चाइना को करारा जवाब देते हुए चाइना के 40 सैनिकों को मार गिराया, उसके बाद से चाइना को पीछे हटना पड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से बिना समय गवाए हुए चाइना को एक एक करके कई झटके दिए, उसके बाद से चाइना अपनी लाइन पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये बड़ी साजिश की तैयारी चाइना के द्वारा की जा रही थी, इसका स्पष्टीकरण भारत के खुफिया एजेंसी और अमेरिका के खुफिया एजेंसी ने किया है। एक और जानकारी की माने तो तुर्की से दोस्ती का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर यूनाइटेड नेशन के मंच में करना चाहता है दुरुपयोग। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे को लेकर यूनाइटेड नेशन के अंदर मंच का दुरुपयोग करना चाहता है। यूएनजीए के नए अध्यक्ष वोल्कन बेजकिर के पाकिस्तान दौरे के वक्त पाकिस्तान ने धारा 370 और कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन सोमवार को संयुक्त राष्ट्र आम सभा यूएनजीसी के अध्यक्ष ने पाकिस्तान को शिमला समझौते की याद दिला दी। उन्होंने कहा कि कश्मीर सहित सभी द्विपक्षीय मसलों को हल करने के लिए दोनों देश को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगर भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर हमें कहेंगे तो हम बीच में इंटरवीन करेंगे। और ऐसे में दोस्तों ये स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान के पास कश्मीर के मामले को लेकर उसका सबसे बड़ा रोड़ा बना है शिमला समझौता, जिसके तहत पाकिस्तान ने कहा था कि कश्मीर के मामले को लेकर जब भी भारत के साथ बातचीत होगी तो द्विपक्षीय बातचीत होगी, दोनों देश के बीच में बातचीत की जाएगी, तीसरा पक्ष नहीं आएगा। और अब इससे अलग जाकर पाकिस्तान अपनी नई राह खोजता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी कड़ी में पाकिस्तान ने तुर्की का सहारा लिया है। पाकिस्तान तुर्की के डिप्लोमेट से मुलाकात के दौरान यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में इस मुद्दे को उठाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। दरअसल दोस्तों, देखना होगा कि सऊदी अरब ने जिस तरह से पाकिस्तान को करारा झटका दिया है और अब पाकिस्तान तुर्की के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत ने पहले ही तुर्की को भी स्पष्ट कर दिया है कि भारत के आंतरिक मामले में तुर्की या किसी भी बाहरी देश का कोई अधिकार नहीं है और अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणियां करता है तो भारत अपने स्तर पर कड़ी कार्रवाई करेगा। एक और जानकारी की माने तो केंद्र का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बहाल होगी 4G की इंटरनेट सुविधा। दरअसल दोस्तों, जो लोग जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर सब कुछ बंद कर दिया गया है, उन लोगों के ऊपर उनके दावे पर यह करारा तमाचा है, जहां पर 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की थी, जिसमें केंद्र सरकार ने जानकारी दी है कि 15 अगस्त से जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों के अंदर 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी। ऐसे में जम्मू कश्मीर और बॉर्डर के इलाकों
में जहां पर पाकिस्तान अपनी धाक जमाने की कोशिश करता है और इंटरनेट के सहारे घाटी के मौजूद अपने आतंकवादियों से संपर्क साधने की कोशिश करता है। इसीलिए भारत सरकार ने इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। लेकिन अब यह जानकारी सामने आ रही है जहां पर कुछ इलाकों में 4G इंटरनेट सेवा पहुंचाई जाएगी। एक और जानकारी की माने तो भारत यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में बनने जा रहा है। अस्थायी सदस्य राजनयिकों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण करेंगे भारत के राजनयिक। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन में 4 राजनयिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ये 4 राजनयिक आर रविंद्र, प्रतीक माथुर, आशीष शर्मा और राजेश परिहार होंगे, जो भारत का नेतृत्व यूनाइटेड नेशन के अंदर करने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर चुनाव हुए थे, जिसमें 192 देशों ने वोट डाला था, जिसमें से 184 वोट भारत के पक्ष में पड़े थे। और एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर चीन की बड़ी कार्रवाई, हांगकांग के अंदर लोकतंत्र के समर्थक नेता एंग्रेस चाउ को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल दोस्तों, हांगकांग के अंदर लगातार लोकतंत्र को लेकर लड़ाई लड़ी जा रही है और इसी कड़ी में जानकारी सामने आ रही है जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद चाइना ने यह बड़ी कार्रवाई की है और हांगकांग के अंदर लोकतंत्र समर्थक सभी लोगों को एक एक करके गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे एग्रांस चाउ को चाइना की सरकार ने गिरफ्तार किया है। एक और जानकारी की माने तो हिंसक ड्रैगन ने की शांति की बात, भारत के साथ रिश्तों पर दिया बड़ा बयान। हम आपको बता दें कि चाइना अब शांति की बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों, लद्दाख हिंसा के बाद दुनिया भर के बने चीन विरोधी माहौल को अब ठंडा करने की कोशिश करता हुआ चाइना दिखाई दे रहा है। और चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजन ने कहा कि भारत और अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ मजबूत रिश्ते के पक्ष में है बीजिंग। हम किसी भी तरह से अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। यानी ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि चाइना जहां पर एक और चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ शांति प्रिय होने की बात करते हुए शांति बहाल करने की बात कर रहा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि भारत की सीमाओं पर चाइना जब जब नजरें डालेगा तब तक उसे करारा जवाब इसी तरह से मिलता रहेगा। अब शांति की बात चाइना को करनी ही पड़ेगी। और ऐसे में दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर अगर आप भी मानते हैं कि चाइना पर विश्वास नहीं किया जा सकता और अभी भी चाइना के जो हथकंडे हैं, जो रवैया है, उस पर विश्वास करने योग्य नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। एक और जानकारी की माने तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा, कहा रूस ने बना ली दुनिया की पहली वैक्सीन, बेटी को भी दिया गया है टीका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज ऐलान किया है कि उनके देश ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि दुनिया की पहली सफल कोरोना वायरस वैक्सीन है, जिसे रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनकी बेटी ने भी इस वैक्सीन को लिया है। और ऐसे में दोस्तों, अगर ये खबर सच है तो सीधे तौर पर यह भारत के लिए भी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि रूस और भारत के संबंध काफी अच्छे हैं और जल्द ही यह वैक्सीन भारत के अंदर भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका सीधा झटका अमेरिका और चीन के लिए है। एक और जानकारी की माने तो लेबनान के राष्ट्रपति को जुलाई में ही मिली थी धमके की चेतावनी, जिस पर ध्यान नहीं दिया गया। और लेबनान के अंदर हम सभी लोगों ने देखा कि किस तरह से बैरूत में इतना बड़ा धमाका हुआ, जिसके बाद कई सारे लोगों ने विरोध किया और वहां के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे के पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना पड़ा है। दरअसल दोस्तों, वहां की सरकारों को लगातार ये खबरें मिल रही थी कि इतने बड़े स्तर पर रसायन अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं देने के बाद इतनी बड़ी घटना हो गई और ऐसे में सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ा है। एक और जानकारी की माने तो राज्यसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने घोषित किए प्रत्याशी जयप्रकाश निषाद को बनाया है पार्टी का उम्मीदवार। भाजपा ने 24 अगस्त को होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें, समाजवादी पार्टी के नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद यूपी में राज्यसभा की एक सीट खाली हुई है, जिसमें भाजपा के उम्मीदवार की घोषणा के साथ ही जीत तय हो गई है। राज्यसभा के चुनाव प्रक्रिया के अनुसार उपचुनाव वाली सीट पर भाजपा के उम्मीदवार की जीत पूरी तरह से तय है। ऐसे में दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश में बीजेपी के दिग्गज नेता जयप्रकाश निषाद को अपनी पार्टी से उम्मीदवार बनाया है। अगर आप भी उनकी उम्मीदवारी को लेकर काफी खुश है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, एक और जानकारी है जहां पर मणिपुर में कांग्रेस पार्टी भाजपा सरकार गिराने की तैयारी कर रही थी और अब ये जानकारी है जहां पर 6 विधायकों ने मणिपुर के अंदर इस्तीफा दे दिया है। यानी कांग्रेस पार्टी जो मणिपुर में सरकार बनाने के सपने देख रही थी और अब विपक्ष के हालत में भी आने को लेकर संघर्ष करते हुए दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था, जिसका उल्लंघन पार्टी के ज्यादातर नेताओं ने किया और बीजेपी के समर्थित मणिपुर में सरकार लगातार बनी रहेगी और बीजेपी के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह की सरकार ने विश्वास मत भी जीत लिया है। ऐसे में दोस्तों, कांग्रेस आला कमान जब तक गांधी परिवार से बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसी तरह से विधायक इस्तीफा देते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी हार क्यों हो रही है। लेकिन एक बात अगर आप भी मानते हैं कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस पार्टी की इतनी करारी हार हो रही है और गांधी परिवार से बाहर अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो शायद थोड़ा बहुत लड़ाई के अंदर आ सकती है। और ऐसे में दोस्तों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राजनीतिक समझ है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए। एक और जानकारी सामने आ रही है जहां पर
साक्षी महाराज को जान से मारने की धमकी पाकिस्तान से आई है, जिसको लेकर उन्होंने पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है और उन्नाव के अंदर शिकायत दर्ज करते हुए उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हम आपको बता दें कि इस तरह से भारत के अंदर साधु संतों को लगातार धमकियां मिलती रहती हैं और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और साधु साक्षी महाराज को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। एक और अपडेट की माने तो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पैतृक संपत्ति पर बेटी का हर स्थिति में सम्मान अधिकार होगा। दरअसल दोस्तों ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है क्योंकि लगातार इस तरह का कंफ्यूजन रहता है कि पिता की संपत्ति में बेटी का अधिकार होगा या नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है कि पिता की संपत्ति पर बेटी का पूरा अधिकार होगा, समान अधिकार होगा। अगर आप इस फैसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और दोस्तों आपके लिए एक और जानकारी है, जहां पर कोरोना पॉजिटिव भारतीय हॉकी के खिलाड़ी मनदीप सिंह की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। हम आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर ये जानकारी सामने आ रही है। आपको ये खबरें कैसी लगी? वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि दोस्तों आपको खबर